ओके स्टूडेंट्स, ये जो आज का दूसरा टॉपिक है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च इन एजुकेशन। जॉन बेस्ट, डब्ल्यू बेस्ट ने एक बुक लिखी है रिसर्च मेथड्स पे, और उसी में यहाँ पे कोट किया हुआ है। इस बुक का नाम है रिसर्च इन एजुकेशन, द सीक्रेट ऑफ आवर कल्चर डेवलपमेंट हैज बीन रिसर्च। इसीलिए पहले मैं बात कर चुका हूँ, पुशिंग बैक द आइडियाज ऑफ ignorance by discovering new truths which in turn lead us to better ways of doing things and better products. There is no alternative to truth and therefore to research. So research is to get nearer to the truth. तो ये जो इसमें उसने कमेंट किया है रिसर्च की इंपॉर्टेंस के हवाले से, इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज ट्रूथ, because आपकी जो search है it leads you towards truth. Education search is considered to be prominent key which is essential to the opening of new doors in education. Definitely हम education field में रहते हुए हम education research के through ही अपना सारा जो काम है वो करते हैं और उससे नए doors of knowledge open होते हैं. Education search must be squarely aimed at finding solution to unsolved problems. तो इसका जो पर्पज जो एजुकेशन हमारा सेटअप है या हमारा फील्ड है, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, जो अभी तक अनसॉल्व है, एट क्रिएटिंग वेज एंड एट devising new media and to meet certain functional needs which have never been met before, at finding better process and content than those currently vague or vogue. It cannot be simply library research, it must be research and development tied to action. तो बेसिकली जो एजुकेशन सर्च के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ये चाहते हैं हमारे पास ऐसे तरीके हों जिससे जो नए मेथड्स हैं, न्यू मीडियाज हैं, वो एडवाइस हो सकें और जिससे हमारी जो फंक्शनल नीड्स हैं वो पूरी हो सकें, और ऐसे कंटेंट से ऐसे प्रोसेस सामने आ सके जो पहले वोग हैं, ज़्यादा वाजिया नहीं है, पॉपुलैरिटी के अंदर लेके आए। तो ये बेसिकली जो है इसको जस्ट एक लाइब्रेरी सर्च के तौर पे हम नहीं देखते, बल्कि ये इन एक्शन सर्च है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें जो ये जो सेकंड सेशन है हमारा, बेसिकली इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने ये एक्सप्लेन करना है द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, डिस्कस द नीड फॉर एजुकेशन सर्च, वैल्यूएट द स्कोप ऑफ एजुकेशन सर्च एंड आइडेंटिफाई द क्वालिटीज ऑफ रिसर्च। बेटा आपका ये आपकी ये असाइनमेंट भी है आज की कि आपने सब ने ब्रीफ सा इस पर नोट करना है कि व्हाट इज़, ये सब लोग नोट कर लें अपने पास प्लीज़। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सब लोग रिपीट नोट कर लें कि व्हाट इज़ एजुकेशन रिसर्च। इसको इसकी कोई एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन आपने नोट डाउन करनी है, और सेकंड में आपने जो उसकी नीड है उसको एनालाइज करना है, एनालाइज द नीड ऑफ एजुकेशन, और एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्चर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। अभी मैं डेफिनेटली मैं इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ या शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने आज की जो असाइनमेंट है वो कल आप जब आएंगे तो मुझे व्हाट्सएप इसका इसका आंसर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं क्या काम आपको साइन कर रहा हूँ। आप लोगों ने रिसर्च की डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने जो इसकी नीड है उसे एनालाइज करना है, व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशन रिसर्च। और तीसरा काम आपने जो करना है वो ये है कि आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वालिटीज ऑफ ए गुड रिसर्चर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नोट कर लिया सबने? जी बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको सबको? ओके, ठीक है, आ रही है। ओके जी, अभी हम आगे चलते हैं इस टॉपिक डिस्कस करने के लिए। अगर हम बात करते हैं, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। इसमें अकॉर्डिंग टू जे डब्ल्यू बेस्ट, ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट है जिन्होंने बुक लिखी है रिसर्च की, अभी जिसकी मैंने पहले बात की है, दैट रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू to light new knowledge, or corrects previous errors and misconceptions, and adds in an ordinary way to existing corpus of knowledge. तो इसमें रिसर्च की ये बात की कि व्हाट इज रिसर्च अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट।
It is an intellectual activity that brings to light to new knowledge. यानी कैसी एक्टिविटी जिससे जो नॉलेज है, न्यू नॉलेज है, वो हमारे सामने आता है. और it also corrects the previous missions or errors that may be done in previous studies, and adds to an orderly way to the existing corpus of knowledge. जो existing body of knowledge है उसमें ये इजाफा जो है ना उसके थ्रू हम नॉलेज के थ्रू करते हैं, इसमें जो हम सर्च कर रहे होते हैं. इसमें फिर हम बात करते हैं द टर्म सर्च एंड साइंटिफिक मेथड्स आर ऑफन यूज साइनोनिमसली. इन दोनों एक तरह से यूज होते हैं, एक दूसरे साइनोनिम के तौर पे यूज होते हैं. एंड सर्च इज कंसीडर्ड टू बी मोर फॉर्मल, सिस्टमैटिक, इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस. और रिसर्च को हम कहते हैं कि ये ज़्यादा फॉर्मल वे है जिसके थ्रू हम साइंटिफिक जो मेथड है उसका एनालिसिस करते हैं. देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, नेमली पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन, के जो हम काम करने जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, इट शुड हैव अ पर्पस, कि ये एक राइट पर्पस है, एक्सेप्टेबल पर्पस है. और एनालिसिस सिंथेसिस करते हैं, इसमें हम जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में देखते हैं, कभी उनको कंबाइन करके देखते हैं. सिलेक्टिव रिकॉल, फिर इसको हम देखते हैं कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसका जो पहले से हो चुकी चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक है, हिपोथेसिस क्या है, हमारे जो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं डेट मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, वो बनाते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और फिर जो हम इन्फर कर रहे होते हैं उसे वेरीफाई करते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है, और एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर रहे होते हैं रिजल्ट्स को. और इसकी जो रीज़न है, रीज़न हम देते हैं बाय मेथड्स ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट, मेथड ऑफ concomitant variation, method of residues, joint method of agreement and disagreement and judgment. तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम इसको बात कर रहे हैं. बहरहाल ये इट इज़ अबाउट रिसर्च. रिसर्च क्या है? और रिसर्च इज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी that produces knowledge or gives knowledge or birth to knowledge, and it also rectify the previous mistakes or misconceptions that may be done by the studies, and it also adds up the value increment in the existing body of knowledge. जो भी body of knowledge है उसमें exist करते हैं. और फिर अगर जब हम इसको साइंटिफिक मेथड से अगर हम इसको एसोसिएट करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा समझ आती है कि बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड है टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम. अगर मैं बेटा रिसर्च को डिफाइन करूं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड. ठीक है, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. तो जो हमारे जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके हम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च. ठीक है. और जब हम बात करेंगे एजुकेशन सर्च की, तो एजुकेशन सर्च में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन फील्ड. तो जो एजुकेशन फील्ड के प्रॉब्लम्स हैं जब इनको रिजॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड, देन इट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन रिसर्च और रिसर्च इन एजुकेशन. तो ये मेरे ख्याल में आप इससे एग्री करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि साइंटिफिक मेथड होता है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस बातें की हुई हैं, तो बहुत बेसिक लेवल पर अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, तो इट इज़ अ प्रोसेस बेसिकली दैट इनकॉर्पोरेट डिफरेंट स्टेप्स, जिसमें हम बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और उसको प्रॉब्लम जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. हम उस पर फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, मफरूज़ा बनाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसका ये इस वजह से ये ऐसे है, इस फिनोमेना ऐसे है. और वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, वो यानी जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो यानी उस फेवर में भी हो सकते हैं जो हमारा हाइपोथेसिस होता है, और उसके डिसफेवर में भी हो सकते हैं. उसके बाद फिर हम डाटा कलेक्शन करते हैं थ्रू विद हेल्प ऑफ टूल, जो भी जिस टूल से हमें डाटा कलेक्शन करनी है, जिस तरीके से हमने करनी है, मेथड से करनी है. और फिर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद उस डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है. उसके अंदर जो कंक्लूजन्स हैं वो दिए जाते हैं, और फिर उन कंक्लूजन्स को हम दुनिया के साथ शेयर करते हैं, यानी उसको पब्लिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स या जो भी उसके हमारे पब्लिकेशन होते हैं उस पर. तो इस तरह से ये आपका जो प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड है ये होता है. और इसी प्रोसेस पे हम साइंटिफिकली आपके जो एजुकेशन से प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और यही प्रोसेस अप्लाई करके उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं या रिकमेंड करते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं. ठीक है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड कि जो रिसर्च है इसमें इट कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स. एक कंटिन्यूस फॉर्म है रिसर्च का, जिसमें हम
प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं और रीडिफाइन करते रहते हैं, यानी एक प्रॉब्लम जिसको हम एक तरीके से डिफाइन करते हैं, फिर इसको हम किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बेटा एक स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, दैट इज लाइकली टू बी ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इट हैज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और प्रेमिसेस। देन और सजेस्टिव सोल्यूशन, और उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, अपने जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिटरमाइन करते हैं जब हम कंक्लूड करते हैं चीज़ों को कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। it also includes collecting, organizing, evaluating data। इसके अंदर बेटा हम डाटा कलेक्शन भी करते हैं, उस डाटा को अरेंज भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, evaluate भी करते हैं अपनी एज पर नीड ऑफ एनालिसिस और रिसर्च, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, केयरफुली टेस्टिंग, सॉरी इसमें मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स, और इसमें हम डिड्यूस भी कर रहे होते हैं, ड्यूस भी कर रहे होते हैं, कंक्लूजन्स भी ले रहे होते हैं। और एट द लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे आर फिटिंग और दे फिट विद द फॉर्मुलेटिंग हिपोथेसिस। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हमने हिपोथेसिस बनाए थे वो एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं, उनका क्या रिलेशन है आपके कंक्लूजन के साथ। Uh, the systematic and scholarly application of scientific method interpreted in the broad sense to the solution of education problem, conversely, and systematic study designed to promote the development of education as a science can be considered education research। तो ये जो definitions हैं यहाँ पे दी हुई हैं, जो education research है is any systematic study designed to promote the development of education, जिसका मकसद education को develop करना है, promote करना है as a science, can be considered education research। यहाँ पे बेस्ट की अगेन डेफिनेशन है, research is considered to be more formal, systematic, intensive process of carrying on scientific method of analysis। तो यहाँ पे फिर वो कह रहा है कि बेसिकली जो साइंटिफिक मेथड है उसको आप कैरी आउट करना चाह रहे हैं, that is called research, or it involves a more systematic structure of investigation, usually resulting in some sort of formal record of procedures and a report of results or conclusion। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं कि हम उसकी रिपोर्ट राइटिंग भी करते हैं, अपने कंक्लूजन्स भी लेते हैं और उसका फॉर्मल रिकॉर्ड कीपिंग भी करते हैं। तो मोर ओवर रिसर्च इज पॉइंट ऑफ व्यू एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी और फ्रेम ऑफ माइंड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रिसर्च है, जो रिसर्चर होता है उसका अपना एक एटीट्यूड होता है, जिसके थ्रू वो रिसर्च कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा था कि हर इंसान के अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, इंक्लिनेशन होती हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती हैं। तो हर बंदा उसमें रह के जो है ना वो काम कर रहा होता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर, या माइंड वर्ल्ड होती है जिसके अंदर वो अपना दिन रात गुजारता है या वो सोचता है और करने की कोशिश करता है। तो इट आस्क क्वेश्चंस विच हैव नॉट बीन आस्क्ड, वो क्वेश्चन पूछता है जो जो रिसर्च है वो क्वेश्चन पूछता है जो पहले नहीं पूछे गए। इट सीक्स टू आंसर देम बाय फॉलोइंग अ फेयरली डेफिनेट प्रोसीजर, और ये बड़े जिस प्रोसीजर से इसको किया जाता है वो बहुत फेयर होता है। इज नॉट अ मेयर थ्योराइजिंग, ये नहीं कि जो सोचा गया वही हो, rather it is an attempt to elicit facts and face them once they have assembled। तो इसका मकसद ये होता है कि हम जो फैक्ट्स assemble हो रहे हैं उनको फेस करें, और उन फैक्ट्स को फेस करें, उनको उन फैक्ट्स को elicit करें, उनको एक्सप्रेस करें, उनको आसान करें समझने के लिए। और सच इज आल्सो कॉल्ड अ काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसको ह्यूमन बिहेवियर के तौर पर देखा जा सकता है। However, a general definition of research would be that which refers to the activity of collecting information in orderly and systematic fashion। तो ये वही बात जो शुरू में की गई कि एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे है जिससे सच का काम होता है। रिसर्च इज लिटरली स्पीकिंग अ काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड activity in which people engage in education, teachers, administrators, scholars, and other engages in education research when they systematically assemble information about schools, school children, social metrics, in which a school system defines the characteristics of linear interaction between school and pupils। ये सारा जो फिनोमिनास हैं जो एग्जिस्ट करते हैं स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में, उसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उन सब के अराउंड ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और रिसर्च जो है बेसिकली उस उन्हीं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कैसे मैनेजमेंट चला रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, टीचर कैसे टीच कर रहे हैं, क्या कैसे स्टूडेंट हेल्प आउट कर रहे हैं, और स्कॉलर्स जो हैं वो क्या रिसर्चेज कर रहे हैं। ये सारा सारा उसी एक सिस्टम के अंदर रहते हुए जिसे हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं सारा काम हो रहा होता है, अदर देन उसको कुछ नहीं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि एजुकेशन रिसर्च जो है इज नॉर्मली कंसिडर्ड साइंटिफिक रिसर्च। तो द एजुकेशन रिसर्च इज मेंट here, that is the whole of the effort carried out by the public or private bodies in order to improve education methods and education activity in general, whether involving scientific research
or high level or more modest experiment conquering the school system and education methods. तो ये बात हम यहाँ पे repetition है कि जो education research है वो भी यही उन्हीं efforts का नाम है जो public private schools में हो रहा है या bodies में हो रहा है जिसका मकसद सिर्फ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है एजुकेशन मेथड टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना है पेडागोजी को इम्प्रूव करना है और इसमें साइंटिफिक मेथड यूज हो रहा है the Webster's International Dictionary जो है proposes a very inclusive definition of research as careful inquiry of examination, seeking facts, principles, diligent investigation in order to ascertain something. तो उन्होंने यहाँ पे रिसर्च की एक और डेफिनेशन बताई है जिसमें रिसर्च का मकसद क्या है केयरफुल इंक्वायरी करना एग्जामिनेशन करना ताकि हम फैक्ट्स तक पहुँच सकें प्रिंसिपल्स को इन्वेस्टिगेट कर सकें डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकें ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें कि ये फिनोमेनल्स कैसे हैं द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग कंसेप्ट्स ऑफ सिंबल्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड correct or verifying knowledge whether the knowledge adds in construction of theory or in practice of an art तो इसके थ्रू हम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं जैसे एक्सपेरिमेंट में हम करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ सिंबल्स और पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड तो हम जो बेटा सर्च करते हैं एजुकेशन में उनको जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको जनरलाइज करते हैं टू द पॉपुलेशन or the level of population correct or verify knowledge उस knowledge को फिर हम देखते हैं correct है या verify करते हैं उस knowledge को whether the knowledge adds in construction of theory या इसमें इस knowledge का ताल्लुक कोई नई theory build करना है या कोई नई practice जो है उसको शुरू करवाना है तो ये सारा जो है इसका रिजल्ट हो सकता है तो यहाँ पे ये सारी डिस्कशन है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है चूँकि आप लोग जो हैं वो खामोश होते हैं और मैं सिर्फ बोल रहा होता हूँ तो मेरा फिर इतना ज़्यादा बोलना मुश्किल हो जाता है एनी हाउ एजुकेशन सर्च इज नॉर्मली जो है इसकी जब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की एजुकेशन सर्च इज दैट एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन तो यहाँ पे जो एजुकेशन सर्च की हम बात कर रहे हैं तो एजुकेशन जो सर्च है ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशन सिचुएशन जो बिहेवियर्स हैं वो किस तरह से टीचर बिहेवियर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या है चाइल्ड बिहेवियर क्या है तो इस तरह से जो पेरेंट्स उनके बिहेवियर्स क्या हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें उसको एजुकेशन सिचुएशन में देखने की कोशिश कर रहा है अल्टीमेट एम ऑफ सच साइंस इज टू प्रोवाइड नॉलेज that will permit the educator to achieve his goals by the most effective methods. तो मकसद यही है कि जो एजुकेशनिस्ट है जो टीचर है जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हेल्प आउट किया जाए कि वो अपने गोल्स अचीव कर सके सम स्कॉलर्स कंसीडर रिसर्च एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस तो कुछ लोग जो है रिसर्च को ये कहते हैं कि कैसा प्रोसेस ये खुद कई प्रोसेस को डेवलप कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैम रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स जिसके थ्रू ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं हु सॉल्यूशंस आर टू बी ड्राइव पार्टली और होली फ्रॉम द फैक्ट्स जिनका ताल्लुक ऐसे सोल्यूशन के साथ हो जिनको हम मुकम्मल तौर पे या कुछ काफ़ी हद तक उनको हम निकाल सकते हैं सोल्यूशन के मिसाल को हल कर सकते हैं द फैक्ट डील विद इन रिसर्च में बी स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन हिस्टोरिकल फैक्ट्स these consider these those contained in records and reports the results of tests answers to questions experiment data ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि हमें इनपुट के तौर पे रिसर्च के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास ओपिनियंस हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो रिकॉर्ड्स हैं रिपोर्ट्स हैं रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट हैं आंसर टू क्वेश्चन हैं इंटरव्यूज हैं एक्सपेरिमेंट डाटा है तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपकी स्टडीज़ का रिसर्च का हिस्सा हो सकता है द फाइनल पर्पज ऑफ एजुकेशन सर्च इज टू ascertain principles and to develop procedures for use in the field of education therefore it should conclude by formulating principles and procedures तो जाहिर बात है कि जो एजुकेशन सर्च है ये डिफरेंट प्रोसीजर को वॉल्व कर रही है प्रिंसिपल्स को वॉल्व कर रही है द mere collection and tabulation of fact is not such though it is may be primarily to it on even a part of thereof डेफिनेटली हम रिसर्च में tabulation करते हैं डाटा कलेक्शन करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं उसको एनालाइज करते हैं तो इसका मेन पर्पज ये नहीं है बल्कि हमारा पर्पज ये होता है कि हम फॉर्मुलेट करें सॉल्यूशंस को प्रोसीजर्स को प्रिंसिपल्स को देन हम कहते हैं कि ये सारा रिसर्च कैसे नाउ द टाइम इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट अभी आपके पास कोई क्वेश्चन अभी तक है तो हम उससे पूछ लें फिर हम जो है इसमें थोड़ा सा ऐड करने जा रहे हैं मेरी आवाज़ आ रही है सबको
यहाँ मैंने पूछा सर व्हाट इज एजुकेशन सर्च, तो मैंने ये बताया कि एजुकेशन सर्च जो है इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू सॉल्व द इश्यूज और प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि जो एजुकेशन सर्च है इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड to solve the issues or problems in the field of education. That is one of the definition of education. इसके आगे ये बहुत सारे इसकी इन्होंने वजाहतें की हैं कि जैसे जो प्रोसीजर डेवलपमेंट है इसके अंदर जो है वो जो एटीट्यूड है जो बिहेवियर है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारी ये बातें की हैं। और अभी जो मैंने असाइनमेंट दिए मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप में भी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ओके, एनी हाउ नाउ सर पब्लिक चैट पे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट का, बेटा ये जो असाइनमेंट है ये जस्ट फॉर सेक ऑफ योर लर्निंग है कि आप एक जो डेफिनेशन है उसको करें, एजुकेशन सर्च की डेफिनेशन खुद से सर्च करें, लिखें उसको जो आपको अच्छी लगती है, गूगल करें उसको। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने जो है इसमें मैं दोबारा से आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें सर्च देखिए, एजुकेशन रिसर्च को समझने के लिए हमें रिसर्च से मिलना जरूरी है। पहली बात तो ये है, क्योंकि हम रिसर्च के थ्रू ही एजुकेशन रिसर्च करेंगे, तो ऐसा नहीं कि एजुकेशन रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च। नो डाउट के उसमें हम सिर्फ ये डिलिमिट करते हैं कि रिसर्च के थ्रू चूँकि हम साइंटिफिक जो मेथड है उसको अप्लाई करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम डिलिमिट करते हैं कि इसमें हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जिनका ताल्लुक फील्ड ऑफ एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड ऑर्डर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च में बी एक्सप्लेन्ड विद द 5 कैरेक्टराइजेशन स्पेलिंग आउट विद द वर्ड मूवी। तो ये एक एक्रोनिम है दैट इज बेसिकली गाइडिंग अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। और इसमें बताया गया है कि इसमें जो पहला वर्ड लेटर है एम, दैट स्टैंड्स फॉर मैथमेटिकल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, कि जो आपकी रिसर्च है उसके अंदर बेटा एक्यूरेसी होनी चाहिए। वही मैं एक्यूरेसी जो मैथमेटिकल सिस्टम प्रिसीजन कहते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होकर चलते हैं विदाउट चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स और मिस्टेक्स। तो ये एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर रिसर्चर इसको फॉलो करें। देन सेकंड जो बात उन्होंने की है दैट ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव टू। तो रिसर्च में बेटा जो कुछ हम कर रहे होते हैं इट इज़ डन विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव, और रिसर्च में हमें ऑब्जेक्टिव को काम करना पड़ता है। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, हमारी ख्वाहिश नहीं चलती, बल्कि हम एक खास मकसद के तहत रिसर्च कर रहे होते हैं और उसी के थ्रू हम अपने रिजल्ट्स को डिग आउट करते हैं या फाइंड करते हैं। देन वी स्टैंड्स फॉर वेरीफाइबिलिटी। तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी डाटा क्वेश्चन होता है, रिजल्ट्स आते हैं, उसको वेरीफाई किया जा सकता है, उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि भाई ये जो चीज़ है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं आई स्टैंड फॉर इम्पार्शियलिटी। तो आप इम्पार्शियल होते हैं, आपकी अपनी इसमें कोई चीज़ नहीं होती। रिसर्चर जब रिसर्च कर रहा होता है एजुकेशन फिनोमेनन्स में तो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसमें अपनी मैं नहीं होती, उसमें इम्पार्शियल होता है रिसर्चर। और ई स्टैंड फॉर एक्सपर्टनेस। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि अब इस फील्ड में हम आ गए हैं तो हमने अब इसकी एक्सपर्टीज लेनी है, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने एक्सपर्ट बनना है। तो अगर हमने एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हमने एजुकेशन में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें कुछ मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च की। दैट रिसर्च इज सिस्टमेटिक। जो रिसर्च है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जैसे क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड की एप्लीकेशन है तो साइंटिफिक मेथड सिस्टमेटिक है। उसमें पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक कहा जाता है। ठीक है, इससे हम जो डाटा कलेक्शन करते हैं उसके बाद उसको डाटा को एनालाइज करते हैं और अपने कंक्लूजन्स देते हैं और अपने जो भी हिपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो रिसर्च इज लॉजिकल, डेफिनेटली रिसर्च कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपकी कोई ऐसी बात हो जिसके लॉजिक पे बेस ना करे। तो रिसर्चर जो है हमेशा लॉजिकल होता है और वो लॉजिक पे बात करता है और गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल प्रोसेस। यानी कोई हम ऐसी बात ऐड नहीं कर सकते कि जिसका लॉजिक कोई ना हो। तो कीप इन माइंड कि एज अ रिसर्चर हमें लॉजिकल रहना है। तो ये नहीं है कि हम ऐसी बात लिखें जिससे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये क्या कह रहा है, इसको कोई चीज़ लिस्ट नहीं करती, ऐसा फिनोमेना है ही नहीं, क्योंकि फिनोमेना एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो सच इज एम्पेरिकल। तो सच जो होता है वो एम्पेरिकल होता है। एम्पेरिकल होता है वो चीज़ जो कि जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके लैब एक्सपेरिमेंटेशन जो होते हैं वो एम्पेरिकल डाटा आपके पास आता है। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। तो रियलिटी होता है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं।
रिसर्च इज रिडक्टिव, डेफिनेटली रिसर्च इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, दैट नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड। और इसको इसलिए इसे रिडक्टिव कहते हैं, चूँकि इससे इसमें खूब बहुत सारी आपको परेशानियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं। रिसर्च इज रेप्लिकेबल एंड ट्रांसमिटेबल। तो रिसर्च जो होती है वो रेप्लिकेबल होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि इसको दोहराया जा सकता है, किसी और जगह दिया जा सकता है, इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है नए कल्चर में, नए एनवायरनमेंट में। So when an independent group of researchers can copy the same process and arrive at the same results at the original study, तो एक स्टडी पहले इनिशिएट हुई है किसी कंट्री में, दूसरी स्टडी किसी और कंट्री में हो रही है, उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं, उसके रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हर सिस्टम के अपने हैं।